हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स। आई एम RSP सर। ऐसे बच्चे जो इस चैनल को लगातार शुरू से देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उसे तो पता ही है कि आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वीडियो के माध्यम से कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आप क्लास 11 और 12 बुक RS अग्रवाल और NCERT को शुरू से अंत तक बना सकते हैं और यहाँ पर अच्छी सी अच्छी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हर एक प्रॉब्लम तक आप पहुँच सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई तरह का क्वेश्चन आता है इस चैनल से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड कोई मन में प्रश्न आता हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो शुरू हो गया है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या शुरू कर रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब एक्चुअल में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जाने कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर के बारे में सीख गए कि इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखा जाता है, आयोटा लगा के लिखा जाता है इमेजिनरी नंबर को। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि सम्मिश्र संख्याएं इसका नाम है, यानी कि इसमें मिश्रित है। क्या मिश्रित है भाई? रियल नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर, दोनों नंबर का मिश्रण है यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म AX, माफ करेंगे, A प्लस IB where A and B आर रियल नंबर। कैसा नंबर हो? रियल नंबर हो। एंड -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू I हो, आयोटा हो, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि यहां पर नाम ही था, क्या? सम्मिश्र संख्याएं। तो ये मिश्रित हुआ, किसका किसका मिश्रण बना भाई? ये आपका रियल नंबर का और ये इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर को पहचानने का तो सबसे सरल तरीका अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि उसके साथ I जुड़ा है, तो यह आपका इमेजिनरी नंबर हो गया और A जो है आपका रियल नंबर हो गया। अब यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय C। इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखें 3 + 2I लिखें, या तो इसको हम लोग 4 - I3 लिख दिए। इस तरह से भी लिख सकते हैं, I को हम पहले लिखें और उसके बाद 3 को हम बाद में लिखें, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिनोट करता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एलिमेंट होता है, जैसे C को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एलिमेंट होते हैं उसको Z1, Z2, Z3 और Z34 ये सब सिंबल लेते हैं हम लोग इसके एलिमेंट को डिनोट करने के लिए। जैसे देखिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम Z1 से डिनोट कर दिए। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम Z2 से डिनोट कर दिए। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 4 + I6/5 है। तो यहाँ पर यह भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान से देखिए कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो पार्ट्स के मिलने से बना होता है। एक पहला पार्ट, एक एग्जाम्पल Z = A + IB लिखते हैं, तो यह जो होता है आपका, यह रियल पार्ट कहलाता है। और यह जो होता है आपका, यह इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इमेजिनरी
पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमेशा दो पार्ट्स के मिलने से ही बनता है। इसके बाद हम लोग देखें कि इसे हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे z इक्वल टू आपका हो गया a प्लस आई बी, है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट कौन सा हुआ भाई, a हुआ। इसको हम लोग आर ई लिख कर इस तरह से z डाल देंगे तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा। आर ई फॉर हो गया रियल पार्ट किसका, z का। तो यहाँ देखिए z का रियल पार्ट जो है आपका a है, तो यह हो गया आपका a। अब यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसको शॉर्ट में डिनोट करेंगे IMZ लिख देंगे हम लोग। और यह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है b हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ तो स्पष्ट है कि यहाँ i है, i को देखकर इसको हमने कहा क्या कि ये जो नंबर है इमेजिनरी नंबर है। अब यहाँ पर इमेजिनरी हम लिख दिए और यह b जो है आपका इमेजिनरी का ही हिस्सा है। तो इसलिए जब भी हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखेंगे तो IM शॉर्ट में ब्रैकेट में z डालकर सिर्फ b को दिखाएंगे। चूंकि हमने इमेजिनरी यहाँ लिख ही दिया है तो बच्चों IB नहीं लिखना है, यहाँ पर IB को नहीं लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। I यानी आयोटा को आप छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखकर हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये सारा एग्जाम्पल हमने लिया था कि Z1 इक्वल टू आपका है 3 प्लस I4, आयोटा 4 है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या हो गया आपका 3 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद मान लीजिए Z2 जो है आपका 4 माइनस आयोटा 6/5 है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z2, इस Z2 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है का रियल पार्ट हो गया 4 और इमेजिनरी पार्ट Z2 का हो गया 6/5। अगर 6/5 आप लिख दिए तो गलत हो जाएगा। फिर आपके मन में प्रश्न कि सर 6/5 गलत कैसे होगा। गलत इसलिए होगा कि यहाँ आपने माइनस जो है माइनस को नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर आप क्या डाल दीजिएगा, माइनस को डाल दीजिएगा। अब कभी कभी ऐसा भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकता है -3 माइनस I2 मिल सकता है। तो I2 यानी कि इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियल पार्ट जो हो गया Z3 का रियल पार्ट क्या हो गया -3 हो गया, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट Z3 का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अब पहचानने में आप कोई गलती नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग जानें कि प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इसको अब देखते हैं कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो अभी तक हम लोग जाने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होता है भाई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है यह z जो होता है a प्लस IB होता है। इसमें जो है कॉम्प्लेक्स इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह दोनों संख्या को अपने साथ साथ लेके चलता है, रियल नंबर को भी और क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर को। अब जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि प्योरली रियल है, प्योरली रियल है कहने का मतलब कि उसमें जो है इमेजिनरी का एक भी अंश नहीं है, तब ना प्योरली हुआ। तो z अगर हमारा a रह जाए और इससे IB जो है हट जाए तो ये आपका हो गया प्योरली
प्योरली रियल हो गया। अब यदि z में a को हम हटा दें और सिर्फ IB रह जाएगा तो प्योरली यह आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला कंडीशन क्या है, इज प्योरली रियल होगा तभी होगा इफ यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 हो जाए। यानी कि ये नहीं रहने का मतलब क्या हो गया कि इसको 0 कर दीजिए, आप b को 0 कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो गया तो यह प्योरली रियल हो गया, खाली रियल ही इसमें बच गया। अब प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, तो इससे समझ में ही आ जाता है इज प्योरली इमेजिनरी इफ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रियल पार्ट 0 हो जाए तो देखिए इसका फॉर्म कैसा हो जाता है, ये आपका जो z है यह z बराबर a प्लस 0, तो a क्या है आपका, रियल ही है, यानी कि प्योरली रियल, इसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। ये क्या हो गया आपका प्योरली रियल, और z इक्वल टू a0 हो जाए और IB बच जाए तो प्योरली यह क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया बच्चों। तो उम्मीद है कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी में आपका कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0, प्योरली अगर रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कुछ नंबर्स या एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यह कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सिर्फ 2 लिख दिया आपको, z2 इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो कि लिखा हुआ है -6, z4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि लिखा हुआ है -8/7। तो इसी अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के दृष्टि से देखते हैं और इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसको हम लोग प्योरली रियल नंबर कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेक्शन में, है ना। ऐसे तो बाहर चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से बाहर अपनी दुनिया में, जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वहाँ कहेंगे कि भाई ये रियल नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के घर में अगर घुसते हैं तो वहाँ पर हमको ये सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की दृष्टि से क्या कहते हैं, इसको प्योरली रियल कह सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि z1 4 तक आया, z5 आपका 2i हो, z6 आपका 3i हो, z7 आपका -6i हो और z8 आपका -8/7i हो। i इसके साथ, आयोटा इसके साथ आ जाए तो इस कंडीशन में हम इसको जो है क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो उम्मीद है कि प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल नंबर में अब कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रह गया होगा। अब हम लोग जाने कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें चलिए लिखते हैं, लेट z इक्वल टू a प्लस IB इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट इज गिवन बाय z बार इक्वल टू a माइनस IB। तो इसी z में हम क्या लिख दिए, z बार लिख दिए, जिसको a प्लस IB कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब तब समझ में आ जाएगा। z इक्वल टू 3 + 4i है आपका, तो इसका मतलब कंजुगेट ऑफ z है ना। z को क्या डिनोट करेंगे, z बार से डिनोट करेंगे।
जो कि आपका कैसा मिलेगा, इसमें क्या करना है कि यह जो इमेजिनरी पार्ट देख रहे हैं उसको उसका जो है साइन चेंज कर दीजिए। प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यानी कि यह आपका 3 माइनस और यह 4i हो गया। अब यदि मान लीजिए कि Z1 आपका 4 माइनस 3i है, 4 माइनस 3i है, तो कंजुगेट ऑफ Z1, चूंकि Z1 माने हुए हैं इसको, Z1 का कंजुगेट हम क्या लिखेंगे, Z1 पर ये इस तरह से बार दे देंगे, तो ये शॉर्ट में हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंजुगेट ऑफ Z1 पढ़ेंगे। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कंजुगेट ऑफ Z1 है ना, इतना नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सिर्फ हम Z1 पर इस तरह से उसको टोपा पहना देंगे, तो यही हो गया आपका कंजुगेट। इसके बाद इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है हमको, देखिए 4 है तो 4 लिख दिए, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3i हो गया, यही यानी कि 3 आयोटा हो गया, यही हो गया इसका कंजुगेट। अब यदि ऐसा हो जाए कि Z2 बराबर -5 और -6i रहे, दोनों में माइनस रहे, तो क्या करेंगे, तो दोनों में माइनस है तो -5 को कुछ ना करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है कंजुगेट लिखने के लिए। तो कंजुगेट ऑफ Z2 लिखने के लिए क्या करते हैं, -5 लिख देते हैं, 6 का साइन क्या है, माइनस में है, तो इसको प्लस में 6i लिख दीजिए, तो यही हो गया कंजुगेट। तो उम्मीद है कि कंजुगेट में अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी डाउट अगर रहता है कंजुगेट में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर कहिए। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, काहे डाउट रहेगा। एक Z3 हम ले लेते हैं, इसमें आपका 2 + 3i लिखा हुआ है, 2 + 3i, और यह Z3 का कंजुगेट निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, इमेजिनरी जो पार्ट है आपका, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये क्या हो गया आपका 2 - 3i हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह से हम लोग कंजुगेट निकाल सकते हैं। अब हम लोग को जानना है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर Z को Z3 = 2 + 3i लिखे, ये दिया गया है, इसका कंजुगेट आप निकाल के ये दिए। इसको कभी कभी ऐसा भी अगर 2 + 3i पूरे पर इस तरह से बार दे दिया जाए, तो इसका भी मतलब हो गया कि इसका कंजुगेट मांग रहा है, तो इसका कंजुगेट क्या हो गया, 2 - 3i हो गया। अब यदि कहीं पर यह Z1 = यह Z = 3 + 4/7i रहे, और 3 + 4/7i का कंजुगेट लिखना हो, इस पे इसके पूरे के ऊपर बार डाल दिए, तो इसका मतलब हो गया कंजुगेट। इसका कंजुगेट कितना हो गया, 3 - 4/7i हो गया। तो इस तरह से कंजुगेट आपका सिर्फ सिंबल पर ही नहीं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो नोटेशन ये सब हो गया आपका, इसके द्वारा डिनोट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट को। एलिमेंट पर भी बार अगर दिया रहे तो उसमें भी क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके हम लोग कंजुगेट निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z = a + ib is denoted by mod of Z। इसको क्या पढ़ते हैं भाई, mod of Z पढ़ते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ते हैं इसको, mod of Z पढ़ते हैं। इस तरह से लाइन दोनों साइड डाल दिया जाए तो mod of Z पढ़ते हैं। which is defined by mod of Z = चूंकि a
ए प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो मॉड ऑफ जेड को हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। यही आपका हो गया मॉडुलस ऑफ जेड हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए, यदि आपका Z1 जो है 3 + 4i दिया रहे, है ना, आयोटा दिया रहे, तो मॉड ऑफ Z1 क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर Z2 आपका -2i दिया रहे, आयोटा दिया रहे, तो मॉड ऑफ Z2 क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे, यही हो गया मॉडुलस, यानी कि Z2 का मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस को मॉड में इस तरह से आप डिनोट कीजिए। अब फिर उसके बाद यह -3 का स्क्वायर लिखिए, अब प्लस -2 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हालांकि यह जो -3 के साथ माइनस है उसे भी ले लेना है, 2 के साथ माइनस है उसे भी ले लेना है। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो चूंकि स्क्वायर आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक अच्छा नोट्स के लिए, एक अच्छी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसका हम लोग स्क्वायर करने जा रहे हैं। -2 का स्क्वायर कर रहे हैं और -3 का स्क्वायर कर रहे हैं। एक एग्जांपल और लिख लीजिए कि अगर Z3 आपका 4 -i7 हो या 7i हो, 7 आयोटा हो, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा बच्चों, तो Z3 को हम लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप सीख गए, इसके बाद आप सीख गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कब बनता है, उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक छोटा चीज़ मैं बेसिकली डिस्कस कर रहा हूँ, ये बाद में आपको बहुत सहयोग करेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए, लेट Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ऐसे लिखिए कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 लिखिए, चलिए ठीक ही है, लेट Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, they are equal if real part of Z1 equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 equal to imaginary part of Z2। ये दो नंबर हैं Z1 और Z2, और ये दोनों जो है इक्वल तभी होंगे जबकि इसका रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लीजिए Z1 जो है आपका A1 प्लस I B1 है, और यह Z2 जो है A2 प्लस I B2 है, आपका आयोटा B2 है। अब यदि यहाँ पर Z1 इक्वल टू Z2 है, तो इसका मतलब हुआ कि A1 इक्वल टू A2 होगा, इसके साथ साथ B1 इक्वल टू B2 भी होगा। ऐसा कंडीशन अगर होता है तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं इक्वल होते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है आपका, एग्जाम्पल 1, 2y प्लस 3x माइनस yi इक्वल टू, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि 2y प्लस 3x माइनस y, i जो है एक इमेजिनरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 5 माइनस 2i है, और ये दोनों आपका इक्वल है। और इक्वल जब है तो इसमें कह रहा है कि आप x और y का वैल्यू निकालिए।
तो ये दोनों तभी इक्वल होगा जबकि इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी कि 2y का वैल्यू 5 हो गया तो y का वैल्यू जो है 5/2 निकल गया। अब इसमें चलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसका है 3x माइनस वाई है और यहाँ इमेजिनरी पार्ट जो है -2 है आपका। तो इसमें y का जो वैल्यू है 3x माइनस 5/2 इक्वल टू -2 रखिए, ये 3x इक्वल टू -2 प्लस 5/2 हो गया। तो एलसीएम आप 2 लेते हैं तो -4 प्लस 5 आता है 1/2 आता है, इसलिए x का जो वैल्यू है आपका 1/6 आ जाता है। तो इससे हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू हालांकि इसमें निकालने के लिए कहा गया था, है ना, 1/6 हो गया x का वैल्यू और y का वैल्यू जो है 5/2 होता है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल हो तो दोनों के इक्वलिटी से हम को किस तरह से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का यही तरीका है कि रियल पार्ट को बराबर कीजिए और इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दीजिए, तब उसके बाद सॉल्व कीजिए, जो करना है फिर कर सकते हैं। इसके बाद सम और डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सम और डिफरेंस बहुत इजी है। जिस तरह से आप लोग रियल नंबर का सम और डिफरेंस करते थे सेम वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। ये क्या है कि इसमें ले लेते हैं लेट Z1, ये आपका a प्लस आई बी एंड Z2 इसको ले लेते हैं A1 A2 प्लस B2 ले लेते हैं, A1 और B1 रहने देते हैं। अब यहाँ पर दो नंबर हैं, इसका सम कैसे करेंगे। तो यदि सम करते हैं आप तो Z1 प्लस Z2 लिखते हैं दोनों का सम, और RHS में क्या हो जाता है कि ये A1 प्लस आई B1 और प्लस A2 प्लस आई B2 लिखिएगा दोनों का सम। RHS में भी इसी तरह से लिखिएगा। इसमें क्या करना है कि रियल पार्ट को एक जगह कर लेना है, यानी कि A1 प्लस A2 इसको ही आप ऐड कर सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट में I कॉमन लेके B1 प्लस P2 कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर दीजिए, वही आपका हो गया सम। इसी तरह से यदि डिफरेंस निकालना है आपको, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 करेंगे। Z1 जो है A प्लस आई बी हो गया आपका, माइनस A2 प्लस आई बी आयोटा B2 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा, यानी कि रियल पार्ट का डिफरेंस अब प्लस क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस। तो ये आपका देता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस देता है। एक चीज और इसमें नोट याद रखिएगा आप लोग, अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 है ना, तो इसका मतलब हो गया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, रियल पार्ट को अलग अलग भी जोड़ सकते हैं और यह रियल पार्ट एक साथ भी हो सकता है। वही कंडीशन यहाँ पर आता है आपका। तो उम्मीद है कि इस सम और डिफरेंस को आप लोग समझ गए होंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, यह हम लोग को पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशनल प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो लगभग दोनों एक ही तरह का हो जाता है, और लेकिन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ अलग होता है, जैसा कि आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ को पढ़ते आ रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ को पढ़ते आ रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो ये सब चीज़ क्या रियल दुनिया में तो ये सब वैलिड था, यानी कि अभी तक जो आप लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे ये सब का वैल्यू था, ये सब जो है ट्रू था, बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो है ट्रू था रियल नंबर के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या यह इमेजिनरी नंबर के लिए भी ट्रू है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी लागू होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एसोसिएटिव लॉ लागू होता है, क्या
कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं? अब इस सब की चर्चा भी हम लोग विस्तार से करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो। आइए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम इसको। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसा ही कुछ आप लोग क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में भी एडिशन का बहुत सारा प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, और यही सब प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है कि नहीं रियल नंबर, एसोसिएटिव होता है कि नहीं रियल नंबर में जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स होता है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि नहीं। ये सारे चीज़ आप रियल नंबर के बारे में पढ़े हैं। लेकिन अब जो है आप रियल नंबर से उठ के एक दूसरे दुनिया में आ रहे हैं, नंबर के दूसरे दुनिया में। किस दुनिया में जा रहे हैं? इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में आए और हमको तो ये पता लगाना होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा कैसा प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्योंकि वहाँ तो रियल नंबर ये सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करता था। और संजोग से ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है, अगर एडिशन के प्रॉपर्टी के बारे में सोचा जाए, सिर्फ अंडर एडिशन सोचा जाए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है इसमें। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए Z1 और Z2 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है ना। अब इसमें क्या होता है कि Z1 प्लस Z2 करते हैं तो यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एलिमेंट आता है, भले इसमें इमेजिनरी पार्ट कट जाए, है ना। जैसे मान लिया जाए कि हमने 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3i लिया, इसमें ये कट गया, बचा क्या? 4 + i 0 तो लिख सकते हैं, यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। भले इसमें जो है आपका इमेजिनरी पार्ट 0 है, लेकिन है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कौन हो सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो सकता है। ये आपका प्योरली रियल है, कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नेचर हो गया कि प्योरली रियल है कि वह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। तो इसलिए ऐड जब कर देते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। उसी तरह से रियल नंबर को जब ऐड कर देते थे तो वो रियल नंबर ही आता था, उसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते थे। यहाँ भी इसको क्लोजर प्रॉपर्टी ही समझेंगे और यह क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ में अगर Z1 + Z2 करें तो इसको Z2 + Z1 करें। ये तो बहुत हल्का है, इसको तो जान ही रहे हैं, इसको तो समझ ही रहे हैं। लेकिन यह कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करता है। या दूसरे शब्दों में समझिए कि कम्यूटेटिव लॉ इज ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। अब एसोसिएटिव याद कीजिए कैसे हम लोग लिखते थे, उसमें लिखते थे A + B, पहले AB को एसोसिएट कर देते थे, फिर BC को एसोसिएट करते थे, एक साथ लेते थे। एसोसिएट मतलब एक साथ लेते थे। यहाँ क्या कर दिए, Z1 + Z2 को एसोसिएट कर दिए, एक साथ ले लिए। अब फिर उसके बाद Z3 को बाहर कर दिए, तो इससे जो भी वैल्यू निकलेगा, उसके बाद इससे हमारा जो भी वैल्यू निकलेगा, ऐसे करके जो भी वैल्यू निकलेगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ का भी अनुसरण करती है। एसोसिएटिव लॉ इज होल्ड फॉर द एडिशन अंडर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन में एसोसिएटिव लॉ ट्रू होता है।
अब इसके बाद आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को निकालने के लिए यहाँ तो हम एडिशन पे बात कर रहे हैं, अंडर एडिशन। तो यही चीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी हो सकता है, और उसके बाद ये सब ऑपरेशंस को हम लोग ले सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी में कहीं भी किसी का भी आइडेंटिटी निकालना हो, सबसे पहले ये देखिए कि किसके अंडर में काम कर रहे हैं हम, कौन सा ऑपरेशन यहाँ लग रहा है। तो यहाँ जो ऑपरेशन लग रहा है वो एडिशन का ऑपरेशन है। तो एडिशन का ऑपरेशन है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालना है, तो ऑपरेशन जेड के साथ एक ऑपरेशन लगाइए प्लस का, और इसमें क्या प्लस करें कि जेड ही हो जाए, या जीरो या प्लस कीजिए जेड, और क्या नंबर यहाँ भरें जो कि यह जेड के ही बराबर हो जाए। यही क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीरो कह सकते हैं, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं जीरो, तो जीरो प्लस जेड करें या जेड प्लस जीरो करें तो यह जेड ही आता है। इसी तरह का कुछ हम लोग पढ़ते थे वहाँ भी रियल नंबर में भी, कि ऐसा कौन नंबर 3 में ऐसा कौन नंबर ऐड करे कि 3 ही हो जाए। तो वहाँ पे क्या आता था, आंसर जीरो आता था। तो जीरो हमारा आइडेंटिटी हो गया अंडर एडिशन। अब देखिए कि 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 ही हो जाए। तो यहाँ 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 ही हो जाए, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 1 हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेते हैं तब आइडेंटिटी 1 हो जाता है। अगर एडिशन ऑपरेशन लेते हैं, यहाँ एडिशन चल रहा है हमारा, एडिशन ऑपरेशन लेते हैं तो वहाँ आइडेंटिटी हमारा 0 हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसको फिर से आप सुन लें एक बार कि एडिशन जब हम करते हैं किसी नंबर, ये 3 नंबर है, कोई नंबर 3 लिए, 3 में क्या ऐड करें कि 3 ही आ जाए। तो एडिशन के लिए हमको 0 चाहिए 3 होने के लिए, लेकिन 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 ही हो जाए, तो इसके लिए हमको चाहिए 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गया और एडिटिव आइडेंटिटी जो है 0 हो गया। यहाँ पर हमारा एडिशन का प्रॉपर्टी चल रहा है, इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी जो हो गया 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यह 0 को आप 0 प्लस i0 भी लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 0 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल गया। अब एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सबका सेम तरीका है। क्या तरीका है कि एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिए, इसके साथ हम क्या ऐड कर दें कि यह आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी में बदल जाए, या नहीं तो ऐसा क्या चीज़ ले जिसमें हम प्लस करें जेड के साथ और यह जो है हमारा क्या मिल जाए भाई, ये मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। क्या मिल जाए हमको, आइडेंटिटी मिल जाए। तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो है क्या आएगा यहाँ पर, -z है ना, और इसके लिए भी क्या आ जाएगा आपका -z। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 जो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। इसके बाद -z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ z हो गया। ये एडिटिव इनवर्स ऑफ z हो गया। अब यहीं पर हम सेम इसी में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन का। देखिए ध्यान देंगे आप लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट कहने का मतलब गुना हो गया।
मल्टीप्लाई कर दिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसे भी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसका भी वैल्यू जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। और इसको प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक इसको पूरा करने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कैसे प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर Z1 Z2 है, तो Z1 इंटू Z2 जो भी है वह भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, यानी कि Z1 इंटू Z2 कीजिए या Z2 इंटू Z1 कीजिए, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। और यहाँ फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंगिंग टू C कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव लॉ के तहत क्या हो जाएगा, यही चीज आपका हो जाएगा Z1 Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 को एक साथ ले लीजिए, Z3 को दूसरे साथ ले लीजिए। फॉर Z1 Z2 और Z3 ये तीनों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। एडिटिव जहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख देते हैं। अब यहाँ पर कैसे सोचना है हमको, यहाँ पे सोचना है क्या कि यह Z के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें कि यह आपका Z ही आ जाए, या किसको मल्टीप्लाई करें Z के साथ तो यह Z ही आ जाए। तो निश्चित रूप से यूनिट को, वन को इस वन को जो है आप, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, 1 प्लस 0i तो लिख ही सकते हैं। तो यह जो एलिमेंट हो गया आपका कौन सा, वन इज यहाँ पे लिख दीजिए, क्या कर लिख सकते हैं हम लोग, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में क्या रूल होता है, सेम रूल वही होता है जो कि हम लोग एडिटिव में निकालें। तो 5 नंबर में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स में क्या होता है कि इस Z के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें कि यह एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है आपका, 1 है, 1 आ जाए। या किसको मल्टीप्लाई करें Z के साथ जो कि यह 1 आ जाए। तो निश्चित रूप से जैसा रियल नंबर में आप करते थे 1/z, ये 1/z, तो 1/z इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स ऑफ Z हो गया। या तो Z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/z हो गया। तो इस तरह से इनवर्स निकालना और इनवर्स आइडेंटिटी को निकालना ये बहुत भारी नहीं है बच्चों, बड़ी आसान है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखना है क्या कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जिस तरह से आप सीखे हैं मल्टीप्लाई करना, इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे आप लिख ही लिए होंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी में, साथ साथ लिखते रहेंगे वीडियो को पॉज करके। अब जैसे आपको दिया गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z1 आपका दिया गया है a प्लस आई बी, और Z2 दिया गया है a2 प्लस आई B2, यहाँ पे 1 डाल दीजिए। अगर Z1 इंटू Z2 करना है तो सिंपल जिस तरह से हम लोग करते थे a1 आई B1 इंटू a2 आई B2 लिख दिए। a1 के साथ इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे a2 प्लस आई B2, अब फिर इसके बाद B1 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे। यही रूल होता था हमारा।
इसके बाद क्या किया, A1 इंटू A2, तो A1 A2 हो गया, फिर I इंटू A1 B2 हो गया, फिर I इंटू B1 A2 हो गया, फिर I का स्क्वायर B2 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें A1 एक बार और लिखते हैं, A1 A2, इसमें अगर I आप कॉमन ले लिए तो क्या बचा, A1 B2 प्लस B1 A2 बचा। अब फिर इसके बाद यहाँ I स्क्वायर को आप -1 लिख सकते हैं, B2 का स्क्वायर हो गया। तो ये जो टर्म है ना, ये आपका बन गया किसमें, रियल में बन गया। रियल प्लस रियल को एक साथ लिख दीजिए, A1 A2, सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, B1 B2 हो जाएगा बच्चों, क्षमा करेंगे, B1 और B2 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे B1 और B2, तो B1 और B2 का स्क्वायर नहीं होगा, तो A1 A2 हो गया, और यहाँ पर आपका मिल गया B1 B2 मिल गया। उसके बाद प्लस I इंटू A1 B2 प्लस B2 A2, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। यानी यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि रियल पार्ट को एक बार मल्टीप्लाई करके लिखें, और इमेजिनरी पार्ट को जो मल्टीप्लाई करके लिखे उसको माइनस में कर दिए। अब इसके बाद एक बार रियल एक बार इमेजिनरी को उठाएं, हम एक बार इससे इमेजिनरी को उठाएं तो इससे रियल को उठाएं और I को कॉमन ले लिए। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का भी रूल आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है हम लोगों का कुछ बच गया है, जैसे कि आपको और अभी इस पे जानकारी ले लेनी है कि इसमें क्या क्या आइडेंटिटीज इसमें क्या होते हैं और इसका डिवीज़न हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं इसका प्रूफ जो है नहीं पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसका प्रूफ नहीं बताया, नहीं तो यह जो है और 1-2 क्लास एक्सटेंड हो जाता है। तो जो चीज़ नहीं पूछा जाता है बच्चों, तो उसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, यदि आपका डिमांड रहा, उतना पर्याप्त समय रहा, तो मैं आपको उसका प्रूफ भी के लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटीज पढ़े, आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज जो है क्लास 9 में याद कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे। तो अब पढ़िए Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, इसको भी उसी तरह लिखते हैं Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2। अभी इसको याद रखिए, Z1 माइनस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2Z1 इंटू Z2। यदि Z1 प्लस Z2 रहे आपका, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम रहे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस रहे, तो इसको Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। याद कीजिए Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब रहे तो क्या लिखते हैं, Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3Z1 इंटू Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। उम्मीद है कि ये सारे आइडेंटिटीज आपको याद ही होगा। इसके बाद चलिए और एक लिख लेते हैं हम लोग, Z1 प्लस Z2 का माइनस Z2 का होल क्यूब रहे तो Z1 का क्यूब माइनस Z2 का क्यूब माइनस 3Z1 इंटू Z2 और यह Z1 माइनस Z2। इस तरह से हम लोग, ये फार्मूला हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े हुए हैं। अब चलिए यह जो सारा फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब इस आइडेंटिटीज को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हालांकि ये सारे जो फार्मूले का है प्रूफ भी दिया गया है, प्रूफ अगर देखेंगे तो बहुत इजी है बच्चों। ये क्या करता है कि अलग अलग कर कर एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके तब यहाँ तक पहुँचता है। तो आप उसको देखते ही, अपने बुक को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद डिवीज़न आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न, जैसे कि इसमें आपका एक दिया गया है प्रॉब्लम, फाइंड Z1 बाई Z2। चलिए इसको बना ही लेते हैं।
ये कह रहा है कि फाइंड Z1 बाय Z2, और Z1 का जो वैल्यू दिया गया है आपका यह 6 + 3i है, 6 + 3i है, और Z2 का जो वैल्यू दिया गया है 3 - i है। क्या है भाई? 3 - i है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो Z1 बाय Z2 को हम लिखेंगे 6 + 3i बाय 3 - i लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए कि इसको तो आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि 6 + 3i है आपका। अगर हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, कंजुगेट याद कीजिए क्या होता है, 3 - i और यह 3 + i, a + ib का कंजुगेट क्या होता है भाई? a - ib होता है। अगर a - ib है का कंजुगेट क्या होता है? a + ib होता है। तो ये होता है कंजुगेट आपका। इस कंजुगेट को हम ले लिए, 3 - i का कंजुगेट को हम ले लिए। लेने के बाद नीचे क्या हो गया कि a - b, a + b, ये देखिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे पहुंच गए हम लोग। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसे अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद कीजिए आप क्या लिखे थे, 2 आपका यह कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसमें क्या होता था कि a + ib, a1 b1 को मल्टीप्लाई जब करते थे a2 + i b2 के साथ, तो क्या लिखे थे हम लोग, याद कीजिए, a1 a2 - b1 b2 लिखें। अब फिर उसके बाद i को कॉमन लेते हुए a1 b2 प्लस a2 b1, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट को एक्सप्रेस किए थे। चाहे तो आप इसी पे बिठा दीजिए इसको भी, ये हमारा एक फॉर्मूला के तहत हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 6 × 3 18 माइनस 3 × 1 3 हो गया। i कॉमन लेंगे, 6 × 1 6 हो गया, अब प्लस 3 × 3 यह आपका 9 हो गया। अब बाय 3 का स्क्वायर, अब माइनस i का स्क्वायर, तो 18 - 3 ये आपका 15 होता है। अब प्लस 15 i हो गया, अब बाय ये आपका हो गया 3 3 × 9, अब प्लस 1 हो जाएगा। चूंकि i का स्क्वायर जो होता है वह -1 होता है, इसीलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 15 अगर कॉमन ले लें तो 1 + i बच गया, अब बाय 10 बच गया, 2 बार में 10 कट गया, 3 बार में 15 कट गया, यानी कि ये हो गया 2 × 1 + i, अब बाय 3 × 1 + i बाय 2 हो गया। तो इस तरह से ये हम प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, याद कीजिए कि जिस तरह से आप लोग हर का परिमयीकरण किया करते थे, तो इसमें क्या होता था कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी अपरिमेय संख्या होता था तो उसको अपरिमेय संख्या से ही मल्टीप्लाई करके हर को परिमेय कर देते थे, यानी कि डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर देते थे, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते थे। यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर आ जाए तो क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। प्रायः हम लोग डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि i जो होता है डिनोमिनेटर का, यह एलिमिनेट हो जाता है। i² आया तो i² का वैल्यू 1 - 1 रख दिए, तो यह एलिमिनेट हो जाता है। तो एलिमिनेट होने के बाद यह जो है इस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर का में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपका हट जाता है। तो टारगेट यही होना चाहिए, डिवीजन करने में क्या टारगेट होना चाहिए कि हर में जो भी आपका इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हमको हटा के एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर बना देना है जो कि आपका अंश में रहता है ना। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है कि डिवीज़न समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रॉब्लम हम आगे भी बहुत सारा बनाएंगे।
तो उसमें और भी आपका क्लियर होगा। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 5B को शुरू करने के पहले का सारा बेसिक नॉलेज। अब यहाँ तक आप लोग 5B के को बनाने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज 5B कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए अब आप तैयार हैं। तो बच्चों, मेरी वीडियो आने से पहले आप लोग कोशिश करें कि इसके एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को खुद बनाने की कोशिश करें। मैं कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो के माध्यम से अवश्य दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।